कि जो इन्होंने 70 साल में जिस तरह से इन्होंने लोगों को गरीब किया, अब इसमें गरीब तो इन्होंने खुद किया, लेकिन संविधान की उस भावना के विरुद्ध है जो जातिगत, सामाजिक और जातिगत रूप से जो लोग पिछड़े लोग थे, जिनको स्पेशल 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब करके गए थे उसके संविधान के आर्टिकल 16(4) में, और 15 में भी जो वो व्याख्या करके गए हैं जो पिछड़ी जातियाँ हैं और जिनको जातिगत रूप से शोषण होता है सामाजिक रूप से, तो उसको जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तीनों तरीके से जो विक्टिमाइज हैं पिछले हजारों वर्षों से, तो उनके लिए वो स्पेशल व्यवस्था थी। और उसमें ये था प्रावधान कि इनको आप शैक्षणिक शिक्षा देके और नौकरियां देके या अर्थतंत्र मजबूत करके और सामाजिक रूप से शक्तिशाली करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके और इसको सिस्टम को बराबर इक्वल कर लो, इनको अपने बराबर कर लो। लेकिन उन्होंने क्या कि पिछले 70 साल में जो आर्थिक नीतियां अपनाई उसकी वजह से जो अपर कास्ट था उसको भी इन्होंने गरीब कर दिया। अब इनके ऊपर प्रेशर उनका है जो कि भाई ये धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। अब ये मंदिर तो बना रहे हैं हजारों करोड़ का, लेकिन ये उनको नौकरियां देने में विफल हो गए। अब उनका प्रेशर क्रिएट हो रहा, तो इन्होंने उनको एक लॉलीपॉप देने के लिए 10% का आर्थिक 2019 में जाते जाते इन्होंने आखिरी सत्र जो था संसद का उसमें 10% रिजर्वेशन की इन्होंने व्यवस्था कर दी। और उसमें 2-3 सांसद थे जो उसका विरोध कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने भी दिखावे का वो तो किया, लेकिन वोट उन्हीं के पक्ष में डाल दिया, क्योंकि वो भी बनिए बामण वही सब लोग हैं, ठीक है ना। अब एक वो ओबीसी साहब उसका विरोध कर रहे थे, उन्हीं का एक वोट था जो उसके विरुद्ध जो 7 वोट पड़े, कनीमोजी और वो 5-6 लोग थे जिनका कि उसके विरोध में वो पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाइड कर रहा है इकोनॉमिक तरीके से, वो नए चश्मे से देख रहा है उसको, लेकिन नए चश्मे से ना देख करके उसको उसी आर्थिक रूप से उसको सामाजिक रूप से देखना है। अगर आर्थिक रूप से आप दे दोगे तो इनकी आर्थिक जो पॉलिसी है, अब मान लो कि सपोज मैं तो ये कहता हूँ कि जो 10% इन्होंने दिया, पहले ही 50% इनके लिए था, जो टोटल 49.5% रिजर्वेशन है, 22.5%, 15% SC, 7.5% ST, 22.5% इनका हो गया, और 27% जो रिजर्वेशन है OBC का है, जो पहले से है 49%, और बाकी का जो बचा हुआ है वो इन जनरल जातियों के लिए है, इनको लगातार मिल रहा था। अब उसमें से भी इन्होंने 10% जो वीकर सेक्शन है उसमें जनरल में उनके लिए कर दिया। और वीकर सेक्शन कौन से, जिनका जो वो है सालाना इनकम वो 8.5 लाख रुपए। अब 8.5 लाख रुपए वाला अगर जो गरीब हो गया तो 8.5 का मतलब है कि कम से कम 60,000 रुपये उसका मासिक वेतन मतलब 60 से 70 हज़ार रुपये है ना, और 80 का 2.5 लाख रुपए जिसमें वो अमीर माना जाता है, ठीक है ना। उसके 1,20,000 या 2,20,000 रुपये उसके हैं, जिसमें कि 10,000 8,000 की तनख्वाह अगर काउंट करो तो तब जा करके, तो इतना डिफरेंसेस इन्होंने उसमें भी किया है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि मैं तो उन जनरलों को भी कह रहा हूँ जिनको इन्होंने लॉलीपॉप दिया 10% रिजर्वेशन का, कि भाई ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं तुम्हारे ही लोग, क्योंकि जब एक तरफ तो तुम्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं तो तुम्हें रोजगार कहाँ से देंगे, रिजर्वेशन तो लगेगा सरकारी उसमें। अब सरकारी तो बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सारी चीज़ बेच रहे हैं, तो भाई ये दूसरे, इसका मतलब तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। हमें तो धोखा दे ही रहे हैं, दिया ही है इन्होंने पिछले 70 साल से, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या जो अब आम आदमी पार्टी है ये हो, ये तमाम इनका जो नेतृत्व है ब्राह्मणवादी नेतृत्व है, तमाम वही मनुवादी चरित्र के लोग हैं जो कि सरकार में तो आगे डेमोक्रेटिक तरीके से, मगर माइंड सेट इनका वही रहा कि ये जो गरीब हैं, SC STs हैं, इनको गरीब रखना है, इनको कमज़ोर रखना है, इनको उसी तरह रखना है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से इसकी व्याख्या करी है, तो सुप्रीम संविधान के अनुसार तो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो करार दिया है, वैध करार, उसको आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, उसमें जो संविधान में लिखा हुआ है आर्थिक के साथ साथ उसमें जाति भी लिखी हुई है, उसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशली, जो उन्होंने 2 चीज़ उसमें प्रयोग किया है, तो उसके आधार पर जो उससे विक्टिमाइज हैं, वो कमज़ोर हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। उन्होंने उसको सोशली को हटा करके इकोनॉमिक को लेकर के और उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है ना। लेकिन मेरी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि आप इसको जस्टिफाई ना करके सरकार से पूछें कि भाई पिछले 70 साल में ये जो ताकतवर लोग थे, ये अपर कास्ट के, जिनके पास इस देश की पूरी धन धरती सारा सब कुछ था, तो ये आखिर कमज़ोर कैसे हुए?
आपकी उनको बताना चाहिए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, इनके 70 साल का हिसाब लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि भाई जो 1992 में आप नई आर्थिक नीतियाँ लेकर के आए, उन आर्थिक नीतियों को आप रिव्यू करो और वापस लो, और जो जितने भी सरकारी संस्थान बेचे हैं वो सारी सरकारी संस्थान को वापस भारत सरकार में मिलाओ। और उसके बाद जितने भी लोग हैं, देखिए बाबा साहब आर्टिकल जो डायरेक्टिव्स हैं, जो पार्ट 4 है डायरेक्टिव्स, उसमें जो 5 उसमें जो दे गए आर्टिकल 39 में, वो कह गए कि जितना भी भारत के पास, भारत सरकार के पास संसाधन है, कारखाने, फैक्ट्री हैं, जितना भी है सरकारी, वो उसका जो इस तरह से आप वो करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें कि वो किसी एक व्यक्ति या चंद लोगों के पास वो इकट्ठा ना हो और उसका लाभ जो है तमाम नागरिकों को मिले। इस तरह की आप नीतियाँ बनाएं, पॉलिसी बनाएं। मगर ये कैसी बना रहे हैं कि 2 आदमी दुनिया के मालदार हो रहे हैं और सारे लोग कमज़ोर हो रहे हैं, चाहे उसमें SC ST हों, चाहे उसमें अपर कास्ट हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, कोई भी हों, लोग गरीब से गरीब हुए जा रहे हैं। तो देखिए सवाल इस बात का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर आप बनाते हो तो इसका मतलब आपने एक नया वर्ग खड़ा कर दिया और आप उसको जस्टिफाई कर दे हो। सरकार जो नीतियां बना रही है, पिछले 70 सालों में जो उसने नीतियां बनाई हैं, इसका मतलब वो ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि भाई हमें 70 साल में हमें आपको रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि सारे SC STs को आपने उसको लाके मुख्य धारा से जोड़ करके सबको शिक्षित करके 100% शिक्षित करके 100% लोगों को रोजगार दे करके आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत कर देते तो सामाजिक मजबूत हो जाते। आपको पता है जो हमारे लोग IAS IPS बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उनके साथ ब्राह्मण शादियाँ कर रहे हैं। हमारे ये ब्राह्मण जो SC की लड़कियां हैं, उनके साथ ब्राह्मण लड़कियां शादी कर रहे हैं, रिश्ता कर रहे हैं, घर लेकर के आते हैं। इसका मतलब अगर हम शैक्षणिक और आर्थिक मजबूत हो जाएं तो इस देश से जाति व्यवस्था गिर सकती है। और हम भारत के नागरिक, जो बाबा साहब ने लिखा प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक बन सकते हैं, भारत के लोग बन सकते हैं ना, तो ये जातियाँ खत्म हो सकती हैं। क्या लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान ने पुनर्विचार याचिका दायर की है, तो उससे आपको क्या उम्मीद लगती है? देखो, उससे मुझे कुछ उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जो 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये मामला उसके पास जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को जो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ये संवैधानिक मामला है, तो इसको संवैधानिक मामले को संवैधानिक बेंच के सामने फाइल करना चाहिए। जो भी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, पुनर्विचार याचिका से कुछ नहीं होगा। अगर जिन्हों भी जज ने, जिस खंडपीठ ने किया है, हमारी जो फाइनल जो वो है खंडपीठ है, वो संविधान सभा है जो उसमें, तो उसके पास जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं तो कुछ नहीं, देखो इससे उम्मीद है। ये जो चंद्रचूड़ जी हैं, ये जो चीफ जस्टिस हैं, इनको तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से इनके बड़े फैसले मैंने देखे हैं, जो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं, क्रांतिकारी हैं, जो अपने आप में यूनिक हैं, बिना सरकार के प्रेशर के, बिना किसी उसके। मगर इसमें कितना कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी इनके पास जाकर के कहना चाहिए था कि आप रेफ़र करो, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो सारी बेंचेस का हिस्सा होते हैं। तो अगर हमें एक ताकत मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बड़ी बारीकी के साथ, जिसमें 11 से 13 जजेस की एक पूरी खंडपीठ होती है, जो उस पर पुनर्विचार या उस पर गहन अध्ययन करे, उस पर इन्वेस्टिगेट करे संविधान को, और उसके बाद उसका करे। और उसके बाद अगर वो नहीं होता है तो फिर हमारे राष्ट्रपति है, हमारा आखिरी हथियार है, राष्ट्रपति के पास हम उसको जा करके उसको रुकवा सकते हैं। तो ये सब ये चरण है। हो सकता है अभी उन्होंने हमारे सीनियर, ये भी हो सकता है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने एक चांस लिया हो कि अगर मान लो कि यहाँ पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई तो एक चांस और मिल जाएगा हमें खंडपीठ, संवैधानिक पीठ के पास जाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो भी बड़े सीनियर है तो दिमाग खर्च करते ही हैं। क्योंकि देखो, हमारा कोई नहीं है, हमारा SC STs का कोई नहीं है, हमें खुद करना है। और दूसरी बात, हमारी कोई सरकार बनने की संभावना भी नहीं दिख रही। देखिए, सबसे पहली बात, इस देश के अंदर हमारा राजनीतिक दखल नहीं है। देखिए, बाबा साहब ने जब तमाम कांग्रेस के पीछे लगे तो आज जंगे आज़ादी चल रही थी, सब आज़ादी की कहानियां सुना रहे थे। एक तरफ वो क्रांतिकारी भी लड़ रहे थे, इनको गरम दल कहते हैं, एक तरफ नरम दल कांग्रेस भी लड़ रही थी, एक तरफ मुस्लिम लीग भी लड़ रही थी। इन तमाम उसमें एक बार हिंदूवादी अपने उसको लेके चल रहे थे। तो उन तमाम उसमें जब लोग कांग्रेस की तरफ भाग रहे थे, इन सब की तरफ भाग रहे थे, तो अकेले बाबा साहब अकेले उन्होंने अछूतों की संघर्ष शुरू करा। लोग हंसते थे, ये बेवकूफ़ लग रहा है, सब कांग्रेस के पीछे भाग रहे हैं और ये चल रहा है। लेकिन बाबा साहब अकेले डटे रहे और उस अकेले आदमी ने अपनी लड़ाई को करते करते हमें संवैधानिक अधिकार दिलाया। अगर वो अकेले नहीं लड़ते तो इस देश की उस संघर्ष में, उस संवैधानिक संघर्ष में हमारा कहीं पर भी वो लड़ाई नहीं होती, हम भी कांग्रेस के पिट्ठू बन के खड़े हो गए होते। हमारा कहीं अधिकार नहीं मिलते, उस आदमी को उसमें दखल नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता भारत के संविधान सभा में आ करके और हमें अधिकार देने का। आज हमारी राजनीति कहाँ है? इस भारत की राजनीति में हमारा दखल कहाँ है? इनको इतना सा भी डर नहीं है
कि आज नहीं तो कल ये दलित इस देश की राज सत्ता पे आ सकते हैं। 35% लोगों का राजनीतिक दखल नहीं है। हम कभी आम आदमी पार्टी के पीछे लगे, कहीं हम बीजेपी के पीछे लगे, कहीं कांग्रेस के पीछे लगे। हमारा SC ST का राजनीतिक दखल कहाँ है? हम डायरेक्ट जिनको डर हो जाए कि ये बहुजन या ये जो अपने को आदिवासी कहते हैं, कोई आदिवासी कह रहा है, कोई SC ST कह रहा है, इनका दखल कहाँ है भाई? डायरेक्ट दखल, जो कि हमारी अपनी शक्ति नहीं है राजनीतिक, इसलिए हम पिट रहे हैं। हमारी ना कोई जज कोर्ट सुन रहा है, ना कोई कचहरी सुन रही है, ना प्रशासन